Hello students, this is Rupali and this is your part 3 of surface chemistry 12th. ठीक है जी। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? आपका एड्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे और उसके टाइप्स के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया था। ठीक है, अब उसको थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली किस चीज़ को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम। देखो, आपका आज का टॉपिक है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइसोथर्म वर्ड कब यूज़ करते हैं हम, जब हम कभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसको हम किसके साथ रिलेट करते हैं जी? आइसोथर्म के साथ। तो ये जो आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो हम ग्राफ स्टडी करेंगे, इतना तो हमें क्लियर हो गया कि वो किस कंडीशन के ऊपर स्टडी करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और जो आपका ग्राफ होगा वो किन दो चीज़ों के बीच में होगा? देखो, the relation between amount of substance absorbed by the adsorbent and the equilibrium gas pressure। तो किस किस के बीच में होगा? कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ है एड्जॉर्बेंट से, ठीक है, उसको लिखते हैं हम x/m। ठीक है, वर्सेस किसके वर्सेस है आपका ग्राफ? प्रेशर के वर्सेस। क्लियर है? इन दोनों के बीच में आपकी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल ग्राफ है इसका, बिल्कुल। देखो, ऐसा ग्राफ है इसका। x/m हमने y एक्सिस के ऊपर लिया है और आपका जो p है मैंने किस एक्सिस के ऊपर लिया है जी? z एक्सिस के ऊपर लिया, सॉरी x एक्सिस के ऊपर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि आपकी जो एड्जॉर्प्शन है प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या होगी? इंक्रीज़ करेगी। ये तो आपको पता ही है ना कि जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और टेम्परेचर के साथ आपका क्या रोल होता है? डिक्रीज़ होती है ना, लास्ट लेक्चर में किया था हमने। ठीक है, और जो आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, कितनी एड्जॉर्प्शन हुई है, उसको आपने किसके साथ डिनोट किया है? x/m के साथ। x आपका क्या है? मास ऑफ एड्जॉर्बेट। ठीक है, और m आपका क्या है? मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। मतलब ये आपका m है, ये आपका m है एड्जॉर्बेंट, और इसके ऊपर आकर जो आपका मास एड्जॉर्ब होगा उसको हमने क्या बोला है? x बोला है। ठीक है, और ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कि अगर हम सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट की बात करें कि एक ग्राम अब हमारे एड्जॉर्बेंट में कितना सरफेस एरिया होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, अगर बाय चांस आपको कभी 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आए तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, इसका ग्राफ देखो बेसिकली कैसा है कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो वैसे वैसे आपका जो एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और एक पॉइंट के बाद जाकर वो क्या हो गया? देखो, कांस्टेंट हो गया। इंक्रीज़ होना कांस्टेंट हो गया, आगे कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एड्जॉर्प्शन क्या है? स्टॉप हो गई है बेसिकली। ऐसा ही हो रहा है ना? तो यही मैंने आपको बोला कि आपका जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है x/m, ठीक है, वो प्रेशर के साथ इंक्रीज़ होता जा रहा है और एक पॉइंट के बाद जाकर वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रेशर के ऊपर आप ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करोगे उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं जी? देखो, सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जाकर आपकी मैक्सिमम वैल्यू हुई है ना, ये वाला पॉइंट। तो इसके रिगार्डिंग मैंने P की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जिसको मैंने क्या बोला? सैचुरेशन प्रेशर। इस प्रेशर के ऊपर आपकी जो एड्जॉर्प्शन है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब देखो, ये एड्जॉर्ब होते होते उसके बाद ये एकदम से स्टॉप क्यों कर गया? वहीं पर क्यों रुक गया? ठीक है, ये क्वेश्चन माइंड में आता है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, तो जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन हो रही है वैसे वैसे डिसॉर्प्शन भी हो रही है आपकी। ठीक है, इस प्रेशर के ऊपर बेसिकली एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है, कैसा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा कि जितनी गैस एड्जॉर्ब हो रही है उतनी ही गैस क्या होने लग जाएगी? डिज़ॉर्ब होने लग जाएगी। ठीक है, तो आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि इस प्रेशर के बाद जितनी गैस एड्जॉर्ब होगी उतनी ही क्या होगी? डिज़ॉर्ब होगी। ठीक है,
तो दोनों प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपकी जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो क्या होगी है, कांस्टेंट होगी है। ठीक है, उसके बाद आप अपना कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, आपकी एड्जॉर्प्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये जो बेसिकली आपका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ये किन्होंने दिया था, फ्रेंडलिक ने दिया था, किन्होंने दिया था, फ्रेंडलिक ने दिया था। ठीक है, इसलिए इसको फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है, उनका ग्राफ देखो कुछ ऐसा था, जैसा हमारा है वैसा ही है, थोड़ा सा बस इसको अच्छे से समझेंगे कि बेसिकली ये ग्राफ कैसे बना, और एक एक पॉइंट को समझेंगे, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिली थी इनके ग्राफ से, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपकी क्या एड्जॉर्प्शन है, देखो लो जो आपका प्रेशर है, कम प्रेशर के ऊपर आपकी ग्राफ की ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है ना, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, हाँ जी, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट, यहाँ पर इंटरसेप्ट आपका क्या है, 0 है, क्यों, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 0। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ रह गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स, वाई यहाँ पर क्या है, x बाई एम इज इक्वल्स टू, इसको आप m डैश बोल दो, आपकी स्लोप को m डैश, और x आपका क्या है, p है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा है ना, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल्स टू mx। ठीक है, x बाई m को y मान लो यहाँ पर। ठीक है, और k आपका क्या है, कांस्टेंट, या आप उसको क्या बोल सकते हो, स्लोप बोल सकते हो। तो लो प्रेशर के ऊपर आपका ग्राफ कैसे बिहेव करता है, देखो x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी। क्लियर है, इजी है ना बिल्कुल। हाई प्रेशर के ऊपर आपको पता है बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। अगर बिल्कुल कांस्टेंट हो गया मतलब जब x बाई एम आपका क्या हो गया, देखो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो कांस्टेंट को मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, p रेज टू पावर 0, जिसका मतलब क्या होता है 1। ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लिया, और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर यहाँ पर फिर से क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, तो हाई प्रेशर के ऊपर आपका ग्राफ कैसे बिहेव करेगा, x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी 0, के पी 0। ठीक है, कांस्टेंट है ना, तो k कांस्टेंट है, p 0 तो आपको पता ही है 1 होता है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट जो आपकी रेंज है, ये वाली रेंज जो है इंटरमीडिएट रेंज है, यहाँ पर क्या होता है, जो आपका प्रेशर है ना वो x बाई एम के ऊपर डिपेंड करता है, और उसकी पावर जो है वो 0 से 1 में लाई करती है। ठीक है, p की जो पावर है वो किस में लाई करती है, 0 से 1 में, मतलब एक फ्रैक्शनल पावर होती है उसकी। ठीक है, और उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी रेज टू पावर 1 बाई एन। ठीक है, 1 बाई एन क्यों लिया, सो दैट हम उसको एक होल नंबर बना सकें। ठीक है, और जो आपका n है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के ऊपर, n भी और k भी। आपका जो कांस्टेंट है और आपका जो n है वो दोनों किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, नेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, और इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिक्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, इस रिलेशनशिप को, सिंपल है ना बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को k और n की वैल्यू निकालनी है इस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से, तो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, रिलेशन लिख लिया हमारा, x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी पी रेज टू पावर 1 बाई एन। ठीक है, लॉगरिथम लिया मैंने, आपको लॉग तो लेना आता ही है ना, जब लॉग लेंगे तो क्या करेंगे, हाँ जी, जब लॉग लेंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ x बाई एम इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, आपका जो पूरा स्टेटमेंट है उसको लिख लेंगे। ठीक है, ये तो लॉग ऑफ x बाई एम ही रहेगा, उसको आप कैसे ओपन कर सकते हो,
हाँ जी, उसको आप कैसे ओपन कर सकते हो, देखो log ऑफ k p रेज टू पावर 1/n, ठीक है। इसको आप मान लो m, इस कंप्लीट को आप मान लो n। अगर आपको पता हो log ऑफ m इंटू n का लॉगरिथम क्या होता है, log ऑफ m इंटू n का लॉगरिथम क्या होता है आपका log प्लस log n, log n, ठीक है। वैसे ही k का log मैंने अलग लिख लिया, p ऑफ 1/n का log मैंने अलग से लिख लिया, ठीक है। तो log ऑफ p ऑफ 1/n, इसको आप क्या लिख सकते हो, जब भी log लिया हुआ हो और आपकी जो भी टर्म है उसके ऊपर पावर हो तो उस पावर को हम आगे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस पावर को आप क्या कर सकते हो, आगे लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, 1/n log ऑफ p। क्लियर है। इसको फिर मैंने किसके साथ रिलेट किया, देखो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया ना फिर से। अगर मैं इस पूरी टर्म को y बोल दूँ और इस पूरी टर्म को मैं x बोल दूँ, ठीक है। तो अगर आप ऐसे एक ग्राफ प्लॉट करोगे जिसमें आप इसको y मान लोगे और इसको आप x मान लोगे, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट भी है ना आपका, तो इसलिए हमने ग्राफ कहाँ से शुरू किया है, ऊपर से शुरू किया है थोड़ा, ठीक है। तो जब आपका x 0 होगा तब आप अपना इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। जब आपका x 0 होगा ना तो y इज इक्वल्स टू c हो जाएगा, ठीक है। और आपका इंटरसेप्ट देखो क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप इसको 0 पुट कर दो तो आपका y किसके इक्वल आएगा, log k के इक्वल आएगा, ठीक है। जब आप इसको 0 पुट कर दोगे तो आपका क्या रह जाएगा, सिर्फ y इज इक्वल्स टू log k। तो आपका इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई, log k। क्लियर है। तो यहाँ पर आपकी कितनी आएगी इंटरसेप्ट की वैल्यू, log k। स्लोप कितनी आएगी, 1/n, ठीक है। यहाँ को सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, कोरिलेट करना है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हम ये सब फाइंड आउट कर लें, इस इक्वेशन के बारे में अगर हमें पता हो, और इस ग्राफ को, अगर इस ग्राफ के बारे में और इस इक्वेशन के बारे में हमें पता हो, तो ग्राफ को देखकर आप इंटरसेप्ट बता सकते हो, ठीक है। इंटरसेप्ट से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, स्लोप से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। सबसे पहले तो ये हाई टेम्परेचर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, हाई टेम्परेचर्स के ऊपर ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, ये जो आपकी इक्वेशन है। और ठीक है, ये सिर्फ फिज़िकल एड्जॉर्प्शन के ऊपर एप्लीकेबल है, मल्टी मॉलिक्यूलर है ये, ठीक है। ये केमिकल एड्जॉर्प्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपके आइसोथर्म के क्या हैं जी, लिमिटेशंस हैं। क्लियर है। अब देखते हैं कि देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि आपका जो गैसेस है वो सॉलिड के ऊपर जाकर एड्जॉर्ब हो रही हैं, ठीक है। ये पढ़ा ना हमने। अब अगर गैसेस एड्जॉर्ब हो सकती हैं तो सॉल्यूशन भी तो एड्जॉर्ब हो सकता है ना सॉलिड के ऊपर, ठीक है। किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर आप लिक्विड डाल दो तो वो लिक्विड भी तो उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है ना सिर्फ गैसेस ही होंगी। जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास, आपको शायद पता हो कि जो आपकी शुगर होती है, ठीक है, शुगर केन से मिलती है ना, शुगर केन का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है ना, ठीक है। लेकिन आपकी जो शुगर है वो कौन से कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। क्लियर है। तो येलो से वाइट कलर में जाते हैं हम, यहाँ पर येलो से वाइट कलर में कैसे जाते हैं, ठीक है, चारकोल यूज़ करते हैं वहाँ पर हम। चारकोल को जब आप शुगर के ऊपर डालते हो ना तो वो सारा कलर क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सिर्फ कलर एड्जॉर्ब करता है वो, और हमें क्या मिलते हैं फिर, वाइट कलर के शुगर, क्या मिलते हैं जी, वाइट कलर के शुगर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल क्या है कि
चारकोल आपका क्या है जी, सॉलिड है, और आपका जो येलो कलर है वो क्या है, लिक्विड है। ये आपका एक सॉल्यूशन है, शुगर केन का सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में से ठीक है एक सॉलिड सरफेस ने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, इस जो आपका ये एग्ज़ाम्पल है इससे हमें क्या क्या पता चला, ये सब वैसे आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कि आपका जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे आपका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन गैसेस के केस में किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर, x/m किसके ऊपर डिपेंड करता है जी, प्रेशर के ऊपर। वैसे ही सॉल्यूशंस में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, जैसे जैसे उसमें था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिल्कुल। ठीक है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करेगा। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन होता है, आपको पता है। नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, आपको ये भी पता है। ठीक है, और सरफेस एरिया इंक्रीज करने से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो। हाँ जी, अब देखो जैसे मैंने वहाँ पर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व दी। ठीक है, अपना गैसेस अगर सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी तो हम दे सकते हैं ना वैसी ही कर्व। ठीक है, बस क्या करना है, प्रेशर को किसके साथ रिप्लेस करना है, कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, तो बस जहाँ पर P था वहाँ पर क्या लिख दो, C लिख दो, और बिल्कुल वैसी ही कर्व आ गई आपके पास, बिल्कुल वैसी है ना, देखो। ठीक है, तो वैसा ही है 1/n, यहाँ पर भी आपकी स्लोप है, लोग के आपका यहाँ पर भी इंटरसेप्ट है। ठीक है, बिल्कुल वैसा है, बस कहाँ क्या डिफरेंस है, अगर गैसेस को गैस ऑन सॉलिड सोल्यूशन लेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेशर। अगर हम लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन लेंगे तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कंसंट्रेशन। बस इतना डिफरेंस है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है देखो आइसोबार्स। आइसोबार्स कब यूज़ करते हैं, जब आपका प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका ग्राफ क्या है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा। ठीक है, उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन आइसोबार। अब आपको पता है ना कि केमिसॉर्प्शन के केस में क्या होता है, कि आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इनिशियली तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ इंक्रीज़ होती है, बट उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, क्यों होता है ऐसे, क्योंकि जो केमिसॉर्प्शन है उसमें हमें क्या चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमें क्या मिलती है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन। करवाया था ना ये भी मैंने। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझेंगे इनको। सबसे पहले है आपका फिज़िकल एब्जॉर्प्शन आइसोबार। बिल्कुल सिंपल ग्राफ है इसका, कि जैसे जैसे आपका x/m इंक्रीज़ होगा, आपका जो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे आपका x/m क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। देखो यहाँ पर आपका टेम्परेचर सपोज़ कुछ भी है 1 है, मैं बोल लूँ यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या है, 2 है, ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर x/m की वैल्यू देखो, ऐसे समझो इसको। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल दिया सपोज़ ये 1 है, यहाँ पर क्या बोल दिया, 2 है। यहाँ पर x/m की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आपके x/m की वैल्यू क्या हो रही है, देखो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, केमिसॉर्प्शन आइसोबार में क्या होता है, हाँ जी, केमिसॉर्प्शन आइसोबार में क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन। ठीक है, और उनकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी के, और वहाँ पर हम हमारे बेसिकली क्या बनते हैं, प्रॉपर बॉन्ड्स। इसीलिए
जब जैसे आप स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन जो है वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है केमिसॉर्प्शन के केस में, ठीक है। ऐसी ऐसी कर्व आती है, इंक्रीज़ करती है वो, ठीक है। जब आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स आपके ऑलरेडी एड्जॉर्ब है ना, ठीक है, उनकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, ठीक है। जो ऑलरेडी एड्जॉर्ब्ड हैं, अगर हम उनकी एनर्जी इंक्रीज़ कर देंगे तो बेसिकली हम क्या कर देंगे, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बढ़ गया तो ऑब्वियसली एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आया आपको, पहले क्यों इंक्रीज़ करता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी इसलिए इंक्रीज़ करता है, उसके बाद आपका रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बढ़ जाएगा इसलिए वो क्या करता है, ग्राफ आपका डिक्रीज़ करता है, ठीक है। इन आइसोबार ग्राफ्स को आप बेसिकली फिज़िकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन की डिफरेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हो, या उन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों की कर्व क्या है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही गया ना कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से x/m डिक्रीज़ होगा। केमिकल जो आपका केमिसॉर्प्शन है या केमिकल एड्जॉर्प्शन है उसमें क्या होगा, पहले इंक्रीज़ करेगा फिर क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन क्या होगी, आपकी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। क्लियर है। कुछ एप्लीकेशंस हैं आपकी एड्जॉर्प्शन की डेली लाइफ में, ठीक है। जो आपके गैस मास्क होते हैं ना, उनमें भी क्या होते हैं, देखो एड्जॉर्बेंट्स होते हैं उनमें भी, ठीक है। जैसे देखो एक्टिवेटेड चारकोल है या कुछ मिक्सचर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं गैस मास्क में, ठीक है। क्या करते हैं, ये जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, ये टॉक्सिक गैसेस होती हैं, उनको एयर में से एड्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सिर्फ सरफेस के ऊपर रखते हैं, अंदर नहीं लेके जाते उनको, ठीक है। तो बेसिकली जो माइनर्स में काम करते हैं ना आपके, मतलब जिनका डेली कांटेक्ट होता है पॉइजनस गैसेस के साथ, उनके लिए ये मास्क बेसिकली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके लिए एयर को प्योरीफाई करते हैं ये बेसिकली, मतलब अगर आपका ये सपोज़ मास्क है, ठीक है, यहाँ से आपकी पॉइजनस गैस आ रही है तो वो सिर्फ सरफेस के ऊपर रह जाएगी और अंदर जो जाएगी वो क्या होगी, सिर्फ आपकी एक प्योरीफाइड एयर होगी अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका मतलब डाई के लिए यूज़ करते हैं, आपको पता हुआ एड्जॉर्प्शन एलम करके होता है, मॉडरेंट्स बोलते हैं उनको यूज़ करते हैं। वो बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले वो क्लोथ के साथ जाकर एड्जॉर्ब होता है और फिर डाई उसके ऊपर एड्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो वो जो आपका मॉडरेंट है, ठीक है, वो बेसिकली दोनों के साथ एक बीच में एक लेयर बना लेता है। सपोज़ ये नीचे वाला आपका क्लोथ है, ऊपर वाला आपका क्या है, डाई है, तो बीच में क्या पड़ा है, आपका एड्जॉर्बेंट पड़ा है या मॉडरेंट पड़ा है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपके जो क्लोथ की डाई है ना वो बहुत ही अनइवन होती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होती है, ठीक है। और किस में यूज़ करते हैं, ह्यूमिडिटी में यूज़ करते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। डी ह्यूमिडाइज़र्स की तरह यूज़ करते हैं इनको, सिलिका या एल्युमिनियम जेल्स जो होते हैं। और किसके लिए यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया ना कि केन शुगर में से ये जो आपका येलो कलर होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। या आपके जितने भी जूसेस हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, उनमें भी जो कलर्स होते हैं ना उनको रिमूव करने के लिए आपके जो चारकोल है उसको यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। जैसे कोई टेस्ट वगैरह होता है ना उसमें यूज़ करते हैं। जैसे आपका यहाँ पर आप ठीक कर लेना, AlOH यहाँ पर 3 आएगा नीचे, ठीक है। इसकी कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब ब्लू लिटमस फ्रॉम द सोल्यूशन, ठीक है। कलर एब्जॉर्ब कर लेता है ये बेसिकली, तो वहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि AlOH3 है हमारा, ठीक है। तो वो भी आपकी एक एड्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन है। इनर्ट गैसेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी इसकी एप्लीकेशन है।
काफ़ी सारी डिसीज़ेज़ को क्योर करने के लिए एड्जॉर्प्शन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वही है कि जैसे आपने एड्जॉर्बेंट मटेरियल कोई भी अपनी बॉडी में लिया, ठीक है, वो क्या करेगा, सरफेस के ऊपर सारे जो आपके जर्म्स हैं उनको क्या कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के लिए ये मैंने आपको बताया भी हुआ है शायद, कि जो आपका एनालिटिकल और इंडस्ट्रियल फील्ड में जो भी प्योरीफिकेशन टेक्निक्स होती हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, है ना। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्या है, कलर के ऊपर बेस्ड है ना, तो किसी में कलर है, किसी में कलर नहीं है, तो बेसिकली उन सब चीज़ों में भी क्या यूज़ करते हैं, एड्जॉर्प्शन यूज़ करते हैं। और आपका जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है। जो हार्ड वाटर में जो आपके कुछ जैसे कुछ आयंस, कुछ अच्छे आयंस होते हैं, कुछ हमारे लिए अच्छे नहीं होते आयंस, ठीक है। तो सिलेक्टिव आयंस को रिमूव करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। या आयन एक्सचेंज रेजिन्स वगैरह भी इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ो। एप्लीकेशन पोर्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। आपके जो आइसोथर्म कर्व्स हैं उसमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नीचे नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या जो email ID दी हुई है उसके ऊपर भी आप मेरे से अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है जी।